नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के 300 प्रश्नों के बारे में। कितने प्रश्न मिलेंगे आपको? 300। लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको 100 प्रश्न मिलने वाले हैं और ये जो 100 प्रश्न हैं ये आपको 3 पार्ट में मिले, यानी कि 300 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। और ये जो ईवीएस के पर्यावरण अध्ययन के जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, जो सीटेट की एग्जाम हुई थी, जो सीटेट की 2021 और 22 में जो एग्जाम हुई थी, आपकी जो शुरुआत हुई थी एग्जाम वो 16 दिसंबर से शुरुआत हुई थी और वो आपकी 13 जनवरी तक चली थी। इसमें जो प्रश्न पूछे गए पर्यावरण अध्ययन के, वो सारे प्रश्न लेकर आया हूं। फिर सुन लीजिए, पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न लाया हूं, पर्यावरण पेडागोजी के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। तो 3 पार्ट में पूरे प्रश्न आपको दे दूंगा। 100 प्रश्न यहां पर आपको इसलिए दे रहा हूं एक वीडियो में, क्योंकि मैं यहाँ पर हर प्रश्न को समझाऊंगा कि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 100 प्रश्न रखे गए हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है। देखिए, इसी प्रकार के प्रश्न आपको आने वाली जो टेट एग्जाम है, सीटेट एग्जाम है, उसमें भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न ऑनलाइन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसे लगा। शुरुआत करते ज्यादा समय आपका नष्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लेना है। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, तरुण भारत संघ ऐसी संस्था है जो जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान निम्न में से एक है, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यहां पर देखिए, तरुण भारत संघ एक संस्था है जो कि जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। इस संस्था के प्रधान कौन है, इसके बारे में पूछा गया है। यहाँ पर मेघा पाटकर है, सुंदरलाल बहुगुणा है, राजेंद्र सिंह है या फिर पीसी जोशी है। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? राजेंद्र सिंह। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। जो राजेंद्र सिंह है ये इस संस्था के प्रधान है। तरुण भारत संघ जो संस्था है जो कि जल के संरक्षण के लिए कार्य करती है। एक और इंपोर्टेंट बात है इनके लिए, इनको जल पुरुष कहा जाता है, जल पुरुष। याद रखिएगा, जो राजेंद्र सिंह है इनको जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 30 मई 1975 को इस संस्था की स्थापना हुई थी और राजेंद्र सिंह को जल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। बात करें मेघा पाटकर की, आपने नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में तो सुना होगा। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के संस्थापक थी। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में कौन नहीं जानता। यदि आप सीटेट या फिर अन्य टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में तो आपने सबने सुना होगा। इन्होंने जो चिपको आंदोलन जो कि सबसे पॉपुलर आंदोलन है, उनके संस्थापक कौन थे? वो सुंदरलाल बहुगुणा ही थे। और पीसी जोशी की हम बात करें तो पीसी का मतलब होता है पूरण जोशी, सी का मतलब होता है चंद्र। पूरण चंद्र जोशी जो ये थे, ये कौन थे? तो याद रखिएगा, ये भारत के साम्यवादी आंदोलन के प्रमुख आरंभिक नेताओं में से एक थे। साथ में ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम महासचिव भी रह चुके हैं, पीसी जोशी। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर आपको सही जानकारी मिल गई होगी कि यहाँ पर सही आंसर राजेंद्र सिंह होगा। चलिए, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपका, ये सभी के सभी आपके जो सीटेट एग्जाम है उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। सारे प्रश्न आपको 1 बाय 1 करके मिलेंगे। दूसरा प्रश्न है, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चुनाव कीजिए। देखिए, भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण आपको बताना है। वर्षा का कम होना, वृक्षों का आवरण कम होना, सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना या फिर नदियों का रुख बदल रहा है तथा बांध बनाए जा रहे हैं। भूमिगत जल के स्तर की क्षीणता का मुख्य कारण आपको बताना है और यहां पर जो मुख्य कारण होगा वो आपका सिंचाई हेतु ट्यूबवेल तथा हाथ के पंपों का उपयोग होना होगा। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। एक और प्रश्न पूछा जाता है, वैसे ध्यान रखिएगा कि जो जल दिवस है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ पर पानी की बात हो रही है, तो जल दिवस के बारे में आपको पता होना चाहिए। 22 मार्च। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, छठे पे आ गया, हम अभी तीसरे प्रश्न पे थे। हाँ, तीसरा प्रश्न आपका, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों के कारण होती है? यहां पर देखिए, जो अम्ल वर्षा है उसके बारे में पूछा गया है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण, एसिटिक अम्ल तथा
सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल के कारण। तो यहाँ पर जो अम्ल वर्षा है ये किसके कारण हो रही है? कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है तथा अम्ल वर्षा निम्न में से कौन सा जो रासायनिक है, जिसके रसायन है उसके कारण हो रही है? तो याद रखिएगा ये नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण जो अम्ल वर्षा है वो हो रही है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, धरती पर अलवण जल की उपलब्धता बहुत कम है। कुल उपलब्ध अलवण जल की निम्न में से किस में सर्वाधिक प्रतिशत कुल अलवण जल की मात्रा? यहाँ पर देखिए सर्वाधिक प्रतिशत पूछा गया है। यहाँ पर एक शब्द बार बार आ रहा है अलवण जल। यहाँ पर देखिए अलवण जल होता क्या है? अलवण जल देखिए विशेष तौर पर दो प्रकार के जल होते हैं, अलवण जल और लवणी जल। अब अलवण जल और लवणी जल होता क्या है? तो जो अलवण जल है ये जो ताजा पानी होता है, ताजा पानी यानी कि ताजा जल होता है। लवणी जल अलवण जल और जो लवणी जल है जो हमें पीने योग्य पानी नहीं होता है, जो समुद्र का पानी होता है उसे लवणी जल कहते हैं। तो मान लिया जाए कि 100% पानी है, इसमें अलवण जल कितना होता है और लवणी जल कितना होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ताजे जल की हम बात करें तो मात्र 2.7% जल अलवण जल होता है 100% का, और बाकी का जो जल है ये लगभग मैं आपको बता रहा हूँ लगभग 2.7। और यहाँ पर लवणी जल की हम बात करें तो ये इसका जो रेशियो होगा वो आपका 97.3% जो रेशियो होगा, जो प्रतिशत होगा, ये जो लगभग मैंने आपको बताया है लवणी जल का प्रतिशत है। तो मात्र 2.7 जो प्रतिशत जल है ये ताजा पानी का जल है जिसको हम उपयोग करते हैं। तो इसमें से 2.7 में से सर्वाधिक प्रतिशत जो अलवण जल है ये कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ से हमें प्राप्त होता है, कहाँ पर विद्यमान है, ये आपको बताना है। नदियों में से, झरनों में से, ग्लेशियर, हिम नदी या फिर जलप्रपात। तो याद रखिएगा ग्लेशियर, हिम नदी लगभग यहां पर देखिए लगभग 75.2% ग्लेशियर हिम नदी से प्राप्त होता है। आपको ध्रुवीय प्रदेशों में जो ग्लेशियर हिम के रूप में ये विद्यमान होते हैं और इससे हमें ये अलवण जल प्राप्त होता है। अधिकांश भाग कहां से होता है? ग्लेशियर हिम नदी से प्राप्त होता है। और बाकी जो बचा भाग है लगभग आपका जो 24.8% जो भाग होगा ये कहां से प्राप्त होगा? तो ये जो अलवण जल है भूमिगत के रूप में जो नदियां होती, तालाब होते, झीलें होती हैं, उनमें विद्यमान होता है 24.8%। इन 2.7% के बंटवारे की मैं बात कर रहा हूं, इसमें से 24.8% और 75.2% के बारे में आपको बता रहा हूं। तो ग्लेशियर हिम नदी सर्वाधिक कुल अलवण की मात्रा पाई जाती है। और बाकी जो बचा ये आपका जो भूमिगत जल होता है जिसमें नदियां, तालाब, झीलें होती हैं, ये इस रूप में प्राप्त होता है आपका अलवण जल। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, निम्न में से जल के विषय में कौन सा सही नहीं? यहां पर देखिए सही कथन कौन सा नहीं, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। जल एक सार्वभौमिक विलायक है, इसमें विभिन्न पदार्थों को घुलने की क्षमता है। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में जल विद्यमान होता है। आपको यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है इसके बारे में बताना है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा वाला विकल्प आप देख रहे होंगे, जल का जो घनत्व है ये 100 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है। तो ये आपका सही नहीं होगा क्योंकि जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर सर्वाधिक होता है, ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। जल का घनत्व 100 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है, ना कि ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक लिखा हुआ है, तो ये जो तीसरा वाला विकल्प है ये आपका कम होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर कम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर ये सर्वाधिक होता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा। अगला प्रश्न है, रीता अपने नौकरी वाले माता पिता, छोटे भाई, दादा दादी, चाचा एवं उनके परिवार के साथ रहती है। इस प्रकार के परिवार की व्यवस्था को क्या कहते हैं? मातृवंश परिवार जिसमें पिता की माता मुखिया है। पितृवंश परिवार जिसमें रीता के पिता मुखिया है। एकल परिवार जिसमें उसके माता पिता दोनों काम करते हैं, या फिर संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। यहाँ पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एक नौकरी शब्द दे दिया गया है, रीता अपने नौकरी वाले। तो यहाँ पर नौकरी से कोई हमें मतलब नहीं है। जो रीता है वो किसके साथ रह रही है? अपने माता पिता के साथ, छोटे भाई के साथ, दादा दादी के साथ, चाचा के साथ, उसके जो परिवार है उसके साथ रह रही। तो जो परिवार होता है वो किस प्रकार का परिवार होता है? जहाँ पर माता पिता भी रहते हैं, छोटे भाई बहन भी रहते हैं, दादा दादी भी रहते हैं, चाचा भी रहते हैं। तो इस प्रकार का जो परिवार होता है वो किस प्रकार का परिवार होता है? संयुक्त परिवार होता है। तो संयुक्त परिवार जिसमें परिवार के सभी सदस्य एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा।
जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लवण मृतोद्भिद कहा जाता है, समोद्भिद, मरुद्भिद या फिर आत्पोद्भिद, हेलोफाइट, मेजोफाइट, जेरोफाइट या फिर हीलियोफाइट। क्या कहा जाता है जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर आपका होगा लवण मृतोद्भिद पौधे यानी कि हेलोफाइट पौधे उन्हों को कहा जाता है जो पौधे खारे जल वाले क्षेत्रों में उगते हैं। यहाँ पर देखिए 3 विकल्प और है आपके सामने, समोद्भिद, मरुद्भिद और आत्पोद्भिद। ये वाले जो पौधे होते हैं किस प्रकार के होते हैं, कहाँ पर उगते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो समोद्भिद यानी कि जो मेजोफाइट वाला जो पौधा होता है ये उन स्थानों पर उगते हैं जहाँ की जलवायु ना तो बहुत शुष्क होती है और ना ही बहुत नम होती है। इस प्रकार के जो पौधे उगते हैं वो समोद्भिद होते हैं यानी कि मेजोफाइट होते हैं। बात करें यहाँ पर हम मरुद्भिद यानी कि जेरोफाइट की बात करें तो ये पौधे शुष्क वाले स्थानों में पाए जाते हैं। शुष्क वास स्थान में जल बहुत कम या फिर ना के बराबर होता है, जैसे कि जो नागफनी होती है वो मरुद्भिद यानी जेरोफाइट पौधे आप कह सकते हैं। और चौथा वाला विकल्प है आपका आत्पोद्भिद यानी कि हीलियोफाइट। ये जो पौधे होते हैं ये सिर्फ जो प्रकाश की जो अच्छी ये जो आत्पोद्भिद पौधे होते हैं जो केवल प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं। जो आत्पोद्भिद वाले पौधे होते हैं यानी कि हीलियोफाइट वाले जो पौधे होते हैं ये कहाँ पर अच्छी तरह विकसित होते हैं? ये सिर्फ प्रकाश में ही अच्छी तरह विकसित होते हैं। तो इन तीनों के बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। वैसे आंसर आपका यहाँ पर पहला वाला होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उन चित्रकला को चित्रकाठी कहते हैं। यहाँ पर है लिखा हुआ है, चित्रकाठी कहते हैं। चित्रकला संबंधित है, महाराष्ट्र से है, राजस्थान से है, आंध्र प्रदेश से या फिर कश्मीर से। जो चित्रकला है ये किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा जो रंग चित्र किसी कथा का चित्रण करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है उस चित्रकला को क्या कहते हैं? काठी कहते हैं। ये चित्रकला किससे संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ पर जो चित्रकला जो प्रसिद्ध है वो कौन सी है? मेवाड़ चित्रकला, याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। आंध्र प्रदेश की हम बात करें तो आंध्र प्रदेश में कलमकारी जो चित्रकला है वो प्रसिद्ध है। और कश्मीर की हम बात करें तो कश्मीर में जम्मू चित्रकला प्रसिद्ध है। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल भारत के मूल निवासी, यहाँ पर देखिए हिमाचल भारत के मूल निवासी पूछा गया है। संथाली जनजाति है, गद्दी जनजाति है, गोंड जनजाति या फिर सहरिया जनजाति। यहाँ पर सहरिया लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, सहरिया जनजाति है। तो यहाँ पर उन आदिवासी वर्गों की पहचान आपको करना है जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो वो है गद्दी जनजाति। याद रखिएगा जो गद्दी जनजाति है ये हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। साथ साथ यहाँ पर किन्नर, लाहौल और गुज्जर, ये जो 3 जनजाति और बताई ये भी हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए संथाली जनजाति, गोंड जनजाति और सहरिया जनजाति ये कहाँ पर पाई जाती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो याद रखिएगा हम सबसे पहले संथाली जनजाति की बात करें तो ये झारखंड में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में और असम में। ये जो संथाली जनजाति है झारखंड में भी पाई जाती है, बिहार में भी, मध्य प्रदेश में भी, पश्चिम बंगाल में भी और असम में भी पाई जाती है। यहाँ पर गोंड जनजाति की हम बात करें तो जो गोंड जनजाति है ये छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में। ये जो गोंड जनजाति है छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। सहरिया जनजाति की बात करें, इंपोर्टेंट है, सहरिया जनजाति के बारे में पूछा जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये राजस्थान में पाई जाती है सहरिया जनजाति। तो इन चारों जनजाति के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर सही आंसर आपका क्या होगा? सेकंड वाला होगा। चलिए निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है? देखिए मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य के बारे में पूछा गया है। सत्रिया नृत्य है, सौफ नृत्य है, चेराव नृत्य या फिर गरबा नृत्य है। सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न है नृत्य से संबंधित। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? चेराव नृत्य। जो चेराव नृत्य दोस्तों ये मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य है और एक पारंपरिक बांस नृत्य से, याद रखिएगा इसको बांस नृत्य भी कहा जाता है। बांस नृत्य चेराव नृत्य को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बांस के माध्यम से ही इसको खेला जाता है। बात करें यहाँ पर देखिए सत्रिया नृत्य की हम बात करें तो ये असम का लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है ये? असम का है ये।
और क्या है ये? एक प्रकार का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर रौफ नृत्य के बारे में पूछा जाता है। तो जो रौफ नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का लोकप्रिय नृत्य है। चेराव नृत्य के बारे में आपको बता चुका हूं, मिजोरम है। और गरबा नृत्य के बारे में पूछा जाता है तो ये गुजरात का नृत्य है, गरबा नृत्य। तो इन चारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये याद रखिएगा, जो चेराव नृत्य से बास नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग के बारे में पूछा गया है। कश्मीर से बेंगलोर है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी है, मिजोरम से गुजरात है या फिर महाराष्ट्र से मणिपुर है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा होगा? तो वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी होगा। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? 4233 किलोमीटर। 4233 किलोमीटर लंबाई है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी की। ये भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग है। और रेल मार्ग में भारत का कौन सा स्थान है ये भी यदि पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। चौथा स्थान है। कौन सा है? भारत का रेल मार्ग में कौन सा स्थान है? तो वो चौथा है। पहला किसका है? पहला है आपका अमेरिका का, दूसरा है चीन का, तीसरा है रूस का और चौथे नंबर पर आता है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कल्पना चावला एक भारतीय मूल की अमेरिका अंतरिक्ष यात्री का निधन अंतरिक्ष यान में किस वर्ष में हुआ था? यहां पर आपको निधन के बारे में बताना है। कल्पना चावला का 2000 में, 1998, 2006 या फिर 2003। तो याद रखिएगा ये हुआ था 1 फरवरी 2003। 1 फरवरी 2003 अंतरिक्ष यान से वापस लौटते वक्त कल्पना चावला का निधन हुआ था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? याद रखिएगा कल्पना चावला का जन्म हुआ था हरियाणा में। कहां पर हुआ था? हरियाणा में इनका जन्म हुआ था। यदि जन्म के बारे में पूछे तो हरियाणा हुआ था और निधन के बारे में पूछे तो 1 फरवरी 2003 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, पक्षी विभिन्न प्रकार के घोंसले बनाते हैं। यहां पर देखिए घोंसला लिखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। घोंसले बनाते हैं तथा घोंसले बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का चुनाव करते हैं। निम्न में से कौन सा पक्षी पेड़ के तने में, यहाँ पर तना लिखा हुआ है, तने में अपना घोंसला बनाता है? कौन सा पक्षी जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है? कौवा है, बसंत गोरी जिसे बारबेट भी कहते हैं, शकरखोरा जिसे सनबर्ड भी कहते हैं, या फिर दर्जन चिड़िया का नाम है दर्जन। तो कौन सा पक्षी है जो पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है? तो याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, बसंत गोरी। जो बारबेट है बसंत गोरी, ये अपना जो घोंसला है ये तने में गहरा छेद करके बनाती है। और बात करें हम यहाँ पर कौवा की, कौवे के बारे में आपको सबको पता होगा। जो कौवा है ये पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। शकरखोरा की हम बात करें जिसे सनबर्ड भी कहा जाता है, ये किसी छोटे पेड़ या फिर झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ जो घोंसला बनाता है वो कौन बनाता है? आगे पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, वो है शकरखोरा। दर्जन चिड़िया की हम बात करें तो ये अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उसके बीच में बनी थैली में अपना अंडा देती है। इस प्रकार के जो घोंसले हैं वो कौन बनाती है? दर्जन चिड़िया बनाती है। तो इन चारों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है और चारों के बारे में आगे प्रश्न पूछा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। कौवा सबसे ऊंचे डाल पर अपना घोंसला बनाता है। बसंत खोरा की बात करें तो ये किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर जो लटकता हुआ घोंसला होता है वो किसका होता है? शकरखोरा का होता है। बसंत गोरी के बारे में आपको बता चुका हूं, पक्षी पेड़ के तने के नीचे अपना घोंसला बनाता है। शकरखोरा और दर्जन चिड़िया के बारे में अभी मैंने आपको बताया, ये जो चिड़िया होती है ये अपनी नुकीली चोंच से पत्ते को सी लेती है और उसी को अपना घोंसला बना लेती है, उसी में अंडे देती है। तो इन चारों के बारे में आपको बता चुका हूं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैश्विक महामारी के समय डॉक्टरों ने विटामिन सी के भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्यों कहा? यहाँ दृष्टिवर्धन के निर्माण के लिए आवश्यक है, यहाँ दांतों एवं अस्थियों को स्वस्थ रखता है, इससे भूख बढ़ती है, या फिर यहाँ संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है। तो यहाँ संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की ताकत प्रदान करता है, इसलिए वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मड़गांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग कितनी है? 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के बीच रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल आपको मीटर प्रति सेकंड में बताना है। रेलगाड़ी का प्रश्न है, इसको कैसे हल करेंगे आपको सभी को पता होगा, वैसे मैं हल करके बता देता हूं। यहाँ पर देखिए पूछा क्या गया है, चाल पूछी गई है। आपको दूरी, समय और चाल का सूत्र पता होना चाहिए। चाल इन रेलगाड़ी के 3 सूत्र है जिसको आप याद कर सकते हैं और आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए चाल आपको दी नहीं रखी है, तो चाल का जो सूत्र होता है वो दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आपको दूरी कितनी दे रखी है?
1134 ये किलोमीटर में दे रखी है और मीटर प्रति सेकंड में आंसर पूछा गया है। तो इसको कैसे हल करेंगे मैं आगे बताऊंगा। तो 1134 किलोमीटर यहाँ पर दे रखा है। समय कितना है आपका 21 हॉर्स, यहाँ पर घंटे दे रखा है और यहाँ पर आपको प्रति सेकंड में आंसर देना है। तो 21 से हम यहाँ पर 21 से यदि हम यहाँ पर 1134 को काटेंगे तो आपका कितना आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। लेकिन हमें यहाँ पर किसमें आंसर मिलना चाहिए मीटर प्रति सेकंड में। यहाँ पर 54 को हम यदि मीटर प्रति सेकंड में हल करेंगे तो क्या लगेगा यहाँ पर 5/18। 5/18 कहाँ से आया आपको सभी को पता है, यदि नहीं पता है तो कमेंट्स के माध्यम से बता दीजिएगा, समझा दूंगा। तो 18 को हम 54 से काटेंगे तो 3 बार कटेगा और 5 3 कितना होता है 15 ये सही आंसर होगा 15 मीटर प्रति सेकंड। 15 मीटर प्रति सेकंड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। प्रश्न में ध्यान देना है, पूछा क्या गया है मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है, वो भी चाल। तो 15 मीटर प्रति सेकंड चाल रहेगी। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वहां पहले ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में कितने मीटर दूरी पर है 90 मीटर दूरी पर है। फिर वहां ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा पर जाता है, कितनी दूरी पर तय करता है 120 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी आपको बताना है और बी के सापेक्ष की दिशा को आपको यहां पर ज्ञात करना है। दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे पहले दिशा ज्ञात कैसे करते हैं आपको सभी को पता होगा। सबसे ऊपर क्या होता है उत्तर, यहाँ पर क्या होता है पूर्व, इधर क्या होता है पश्चिम और इधर दक्षिण होता है। इससे हम दिशा को ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम प्रश्न को पढ़ेंगे। प्रश्न में क्या दे रखा है, कोई छात्र है जो ए पर है। यहाँ पर हम एक बिंदु रख लेते हैं जिसका नाम क्या रखेंगे ए है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए वहां पहले ओ पर जाता है जो कि ए के ठीक उत्तर में 90 मीटर दूरी पर है। उत्तर किधर होगा ऊपर की ओर, ये कितना होगा 90 मीटर। और कहां पर पहुंचता है ओ पर पहुंचता है। अब आगे हम देखेंगे, आगे आपका है कि फिर वहां ओ से बी पर ठीक पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करता है। पश्चिम किधर है आपका, इधर कितना दूरी तय कर रहा है 120 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से कम दूरी आपको बताना है और बी के सापेक्ष, ये बी है, बी के सापेक्ष इस साइड आपको, यानी कि यहां पर बी एक व्यक्ति है, ये ए की तरफ देख रहा है, तो ये दिशा है, ये कौन सी दिशा है ये आपको बताना है। तो यहां पर देखिएगा ये वाली दिशा के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये दिशा कौन सी होगी आपकी दक्षिण पूर्व होगी, दक्षिण पूर्व। और यहां पर देखिए दक्षिण पूर्व कहां पर लिखा हुआ है आपका 210 मीटर दक्षिण पूर्व लिखा हुआ है और 150 मीटर दक्षिण पूर्व लिखा हुआ है। तो यहाँ पर दो विकल्प तो सही हो नहीं सकता, दोनों में से एक है, तो पहला आपका गलत होगा, चौथा गलत होगा। 2 में से और 3 में से आपका सही आंसर होगा। तो अब हम यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न हल करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको करनी में, जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है उसके अंदर आपको वर्ग कर लेना है। जैसे कि 90 का वर्ग प्लस 120 का वर्ग, जो भी संख्या लिखी हुई है उसका यहाँ पर आपको वर्ग करना है। 90 का वर्ग क्या होगा, यहाँ पर 0 आप थोड़ी सी देर के लिए हटा लीजिए, दोनों में से 0, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है और 0 लगा दीजिएगा। और 12 का कितना होता है 144 और फिर 0 लगा दीजिएगा। ये करनी में ध्यान दीजिएगा। तो 810 और 1440 को हम जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 2550 होगा करनी में। करनी से बाहर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल क्या होगा आपका 150 होगा। 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 और 0 लगा दे तो 150 होगा, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा, तीसरा वाला होगा। इस प्रकार से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको करनी लेना है और जो भी अंक यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न में उनको आपका वर्ग, उनके जितने भी यहाँ पर संख्या दे रखी है उनका वर्ग लिख लेना। उनका वर्ग निकालकर जो आएगा उसका करने से बाहर निकालेंगे तो उसका वर्गमूल क्या होगा वही आपका आंसर होगा। तो 150 मीटर दक्षिण पूर्व होगा इसका सही आंसर। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। आगे हम बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका स्लोथ से संबंधित है। स्लोथ से संबंधित सभी को पता होगा स्लोथ के बारे में कि निम्नलिखित में से स्लोथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तो स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं, बिल्कुल सही है। और लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है क्योंकि पहला वाला विकल्प ही आपका बिल्कुल सही है। जो स्लॉथ होते हैं वो हमेशा भालू की तरह दिखते हैं। कैसे, भालू होते नहीं है लेकिन भालू की तरह दिखते हैं। यहाँ पर स्लॉथ लिखा हुआ है, याद ध्यान दीजिएगा स्लॉथ।
ये भालू जैसे दिखते हैं लेकिन होते नहीं है। ये करीब 17 से 18 घंटे सोते हैं और पेड़ों पर ये उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये अच्छे तैराक भी होते हैं और इनका जो जीवन काल होता है वो कितना होता है, 40 वर्ष का होता है। कितना होता है, 40 वर्ष में लगभग ये 7 से 8 पेड़ को ही बदलते हैं। 7 से 8 पेड़ों पर की पत्तियां ही ये खाते हैं। और ये जो सोच करते हैं वो एक सप्ताह में एक दिन ही ये नीचे उतरते सोच के लिए, और 7 से 8 पेड़ अपने 40 वर्ष के जीवन काल में ये बदलते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो स्लॉथ होते हैं ये ज्यादातर कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य एवं दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तो इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। आगे भी इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण क्या है। ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। ऊनी रेशे के बीच वायु फंसी यानी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के उष्मारोधी होने का कारण बताना है। तो उसका जो कारण होता है वो ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी होती है, इसलिए सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजे के बीच कम से कम दूरी आपको बताना है क्या होगी। यहाँ पर देखिए मीटर में और सेंटीमीटर में दे रखा है और इन दरवाजों के बीच की दूरी आपको किलोमीटर में बताना है। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं उनका आपको क्या करना है, आपस में गुणा कर देना है। 110 × 14.2 का गुणा कर देना है। तो आपका सही यहाँ पर जो निकल के आएगा 110 × 14.2 करेंगे तो आपका आएगा 1562 मीटर। और 1562 मीटर क्या है, ये मीटर में है। इसको हम यदि किलोमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, इसमें आप क्या करेंगे 1000 का भाग दे देंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1000 मीटर का भाग हम यदि 1562 में देंगे तो 1.562 होगा। और यही आपका सही आंसर होगा, 1.562 किलोमीटर। तो यानी कि पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, तीनों राज्यों का एक ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा समूह। देखिए अरब सागर है, देखिए कि वीडियो भी अपलोड किया था जिसमें अरब सागर और जो भी जितने भी किनारे पर बसे शहर है उनके बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पर तीनों राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर बसा हुआ है वो कौन सा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये प्रश्न ज्यादातर पूछे गए हैं। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अरब सागर में और भी राज्य बसे हुए और भी केंद्र शासित प्रदेश बसे हुए, जरूरी नहीं कि तीनों हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी दूंगा। बंगाल की खाड़ी में से भी जुड़े हुए जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए जो केरल है, कर्नाटक है और महाराष्ट्र है, ये तीनों राज्य अरब सागर के किनारे बसे हुए हैं। और कौन कौन से राज्य है और केंद्र शासित प्रदेश है जो कि अरब सागर के किनारे बसे हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए इसके साथ साथ गुजरात भी है। उसके बाद में महाराष्ट्र में आपको बता चुका हूं, गोवा है, दमन और दीप है, दमन और दीप है। उसके बाद में आपका लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप। उसके बाद में है दादर नगर हवेली। ये सभी जो मैंने आपको बताया, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन और दीप, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, ये सभी जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है ये अरब सागर के जो किनारे बसे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनके सभी के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। एक और पूछा जाता है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। यहाँ पर देखिए बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी पूछा जाता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य है उसमें है पश्चिम बंगाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद है उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, उसके बाद है तमिलनाडु, उसके बाद में है पुदुचेरी, उसके बाद में है अंडमान
निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी जो मैंने आपको बताए हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी बंगाल की खाड़ी के किनारे बसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। तो इनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा मेरी जो हैंडराइटिंग वो अच्छी नहीं आ रही, क्योंकि मैं अभी हाल ही में शुरुआत मैंने की है जो पेन है उससे लिखने की। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 1-2 दिन ही हुए मुझे शुरू करने वीडियो बनाने की। इस प्रकार की वीडियो जो बना रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, ये 1-2 दिन ही हुई है। तो थोड़ा सा हमारी जो राइटिंग है थोड़ी सी खराब आपको नजर आ रही होगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। जब धीरे धीरे मैं ये वीडियो बनाने लगूंगा तो जो हैंडराइटिंग है वो मेरी अच्छे से आने लगेगी, तो थोड़ा सा मैनेज करिएगा। यहाँ पर अरब सागर से और बंगाल की खाड़ी से जो सटे हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है उनके बारे में आपको बता दिया है, और इनके बारे में आपको जानकारी भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर 2-2 लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जहां के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? यहाँ पर देखिए मैंने आपको एक नृत्य के बारे में बताया था, उस नृत्य को किस नाम से जाना जाता है वो भी बताया था, बांस नृत्य। यहाँ पर देखिए बांस की डंडी आई हुई है, और ये जो नृत्य है ये कौन सा होगा? चेराव नृत्य। और चेराव नृत्य को बांस नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। कहाँ पर होता है? मिजोरम में होता है। इंपोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, चारों के चारों विकल्प सही आपको पता होना चाहिए। तोरंग मिजोरम का है, कुडुक झारखंड का है, झूम झारखंड का है। लेकिन यहाँ पर जो नाच के बारे में पूछा गया है वो कौन सा होगा? आपका चेराव, जो कि कहाँ पर नृत्य होता है? मिजोरम में होता है। काफी इंपोर्टेंट है, चेराव के बारे में काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा, उनका नाम बताना है। बछेंद्री पाल है, सुनीता विलियम्स है, कर्णम मल्लेश्वरी है, या फिर संतोष यादव है? राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? बछेंद्री पाल। याद रखिएगा, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना कदम रखा। ये कब रखा था? तो याद रखिएगा 23 मई, जो कदम रखा था ये कब रखा था? 23 मई 1984। कदम इन्होंने 23 मई 1984 को रखा था। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था। इनका जन्म कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड में इनका जन्म हुआ था। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई भी पूछी जाती है और पूछी गई है सीटेट एग्जाम में। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है, ये सीटेट एग्जाम में पूछी गई है। और ये कहां पर है? नेपाल में है। ये भी पूछा गया है, दोनों ही प्रश्न पूछे गए हैं। इसकी ऊंचाई और कहां पर है, दोनों प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ऊंचाई पूछे तो 8,848 मीटर है, और कहां पर है? नेपाल में है। और पहली महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था वो बछेंद्री पाल है। ये दोनों तीनों आपको याद रखना है। आगे हम बात करें तो अगला प्रश्न है आपका, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनना है। होली और दीपावली कब मनाई जाती है ये पूछा गया है। ये दोनों त्योहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। ये दोनों त्योहार अमावस्या को भी नहीं मनाए जाते हैं। दीपावली पूर्णिमा तथा होली अमावस्या को भी नहीं मनाई जाती है। जो दीपावली है वो अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। जो चौथा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है रेगिस्तान ओक। देखिए, रेगिस्तान ओक से संबंधित काफी प्रश्न सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। रेगिस्तान ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। नीचे कूट में आपको आंसर देना है कि ए, बी, सी, डी सही है। इस प्रकार के विकल्प दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो 5 विकल्प दे रखे हैं इनको पढ़ लेते हैं। यहाँ वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, बिल्कुल सही है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। दूसरा विकल्प है यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, यह वृक्ष आबू धाबी में नहीं पाया जाता, यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता, ना कि आबू धाबी में। तीसरा विकल्प यानी कि आपका दूसरा विकल्प यहां पर गलत होगा। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है। स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकालकर पीते हैं, बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जमीन में भीतर जाती जब तक जल तक ना पहुंच जाए, ये भी आपका सही विकल्प होगा। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं। तो इस वृक्ष की बहुत शाखाएं नहीं होती है, तो ई वाला विकल्प आपका गलत होगा। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा? आपका ए, सी और डी। तो यहाँ पर देखिए ए, सी और डी कौन से विकल्प में है? आपका पहला वाले विकल्प में, और पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा।
चलिए अगला प्रश्न है आपका, हमारे देश में ऐसे गांव है जहां के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट और मीटर में हम बात करें तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? कहाँ पर होने चाहिए? जहाँ अत्यधिक वर्षा होती है और अपने घर बांस के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट बनाते हैं, मीटर में 3 से 3.5 मीटर बनाते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तराखंड। राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? असम। असम राज्य में जो ग्रामवासी होते हैं वहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, उसके कारण ये बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट यानी कि 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। इनके घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव कौन सा है, कौन से राज्य में आते हैं? तो असम में आते हैं। बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो जो हिमाचल प्रदेश के लोग हैं वो मकान पत्थर या फिर लकड़ी से बनाते हैं। और राजस्थान में यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, इसलिए यहाँ के घर जो है वो मिट्टी के बनाए होते हैं। आगे हम सारे घरों के बारे में जानकारी देंगे क्योंकि आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आगे हम बात करेंगे। ये तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका के संबंध में भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं, खाना सबसे अच्छा लगता है? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है या फिर केरल है। याद रखिएगा, केरल वाले लोगों को याद रखिएगा, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका खाना सबसे अच्छा लगता है। कहाँ के लोगों को? केरल के लोगों को। यहाँ पर बात करें हम जम्मू कश्मीर की, देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है और भी साथ में कि सरसों के तेल में पकाई गई मछली कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है या फिर सबसे अच्छा जो खाना है वो कहाँ का है? तो वो है जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, ये सरसों के तेल में पकाई गई मछली खाना पसंद करते हैं। और नारियल के तेल में पकाई गई समुद्री मछली ये कहाँ के लोग खाना पसंद करते हैं? तो ये गोवा के लोग खाना पसंद करते हैं। याद रखिएगा। और सांप कहाँ पर खाए जाते हैं ये पूछा जाता है? तो हांगकांग में सांप को खाना पसंद करते हैं और उसको क्या कहते हैं? लिंग हू फेन कहते हैं। इस प्रकार के प्रश्न आगे पूछे जाएंगे और आगे उनके बारे में आपको बताया जाएगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय पूछा गया है। अक्टूबर से दिसंबर, अप्रैल से सितंबर, मार्च से जून या फिर जनवरी से मार्च। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है ये बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय होता है। मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम भी पूछा जा सकता है, पूछा गया है शायद। तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एपिस इंडिका। एपिस इंडिका मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर। याद रखिएगा, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का अर्थ क्या है? यहां पर देखिए स्वांगीकरण का अर्थ आपको बताना है क्या है। पचा हुआ भोजन का क्षुद्रांत्र की भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिकाओं में प्रवेश करना, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है या भोजन का वह भाग जिसमें पाचन नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं होता और बृहदान्त में भेज दिया जाता है। यहाँ पर देखिए स्वांगीकरण का अर्थ आपको बताना है और आपका सही अर्थ होगा यहाँ पर सही अर्थ होगा आपका अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न अंगों में स्थानांतरित करना। यहाँ पर जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। यह स्वांगीकरण का अर्थ होता है मानव पोषण के संदर्भ में। चलिए अगला प्रश्न है आपका, उस खेत की मुद्रा के विषय में विचार करना है आपको जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़ित नाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से इस व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी होगी? अन्य फसलों के लिए अधिक उपजाऊ हो जाएगी, केवल धान की फसल के लिए उपयोगी बनेगी, वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयोगी बनेगी या फिर कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी? तो विकल्प और प्रश्न को दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सही आंसर आपको सभी को पता है, कुछ समय पश्चात बंजर वो जमीन हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
त्रिवेंद्रम और गांधीधाम के बीच की दूरी कितनी है? 2268 किलोमीटर है। यदि कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 42 घंटे में तय करती है, यहाँ पर तय लिखा हुआ तय कर लेती है, तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल आपको बताना है, यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में बताना है क्या होगी। यहाँ पर देखिए दिया क्या हुआ, किलोमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पर घंटे में दिया हुआ है और पूछा मीटर प्रति सेकंड में हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 54 दिया हुआ, 30, 27 या फिर 25। तो इसको कैसे हल करेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। चाल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 2268 है और समय कितना है? 42। ये आपका किलोमीटर में है और ये आपके घंटे में है। तो 42 को हम 2268 से काटेंगे तो कितना होगा आपका? 54 आएगा। 54, ये जो 54 आया हुआ है ये आपका किलोमीटर घंटे में दिया हुआ है। इसको हम चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 54 को हम किससे भाग दे देंगे? 5/18 से। 18 तिया 54 होता है और 5 3 15 मीटर प्रति सेकंड। 4 विकल्प देखेंगे, चारों में नहीं है, या तो विकल्प लिखने में हमसे गलती हो गई है या फिर विकल्प इस प्रकार से दिए होंगे। यदि विकल्प इस प्रकार से दिए होंगे तो 1 नंबर आपको मिला होगा, या फिर हमसे कोई त्रुटि हो गई हो। तो यहाँ पर चारों विकल्पों में से एक विकल्प था 15 और 15 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर आपका होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोई छात्र ए पर है और बी पर पहुंचना चाहता है। इसके लिए पहले वहां ओ पर जाता है जो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है और फिर वहां ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में 50 मीटर दूरी तय करके पहुंचता है। ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए ये प्रश्न में आपको बता चुका हूं, दिशा कैसे ज्ञात करेंगे आप। ऊपर क्या होता है? उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है और इधर पश्चिम होता है। तो ए के ठीक उत्तर में 120 मीटर दूरी पर है, तो यहाँ पर देखिए ए हम यहाँ पर केंद्र बिंदु मानेंगे और सबसे ऊपर ले जाएंगे क्योंकि उत्तर की दिशा पर कितना जा रहा है? 120। कहाँ पहुंचा? ओ पे। और फिर वहां ओ से बी ठीक पश्चिम दिशा में जा रहा है और पश्चिम दिशा कितनी है? 50 मीटर है। और 50 मीटर दूरी तय करने 50 मीटर की जब दूरी तय कर लेता है, पहुंच जाता है, तो यहां पर अब आपको ए की बी से, यहां पर बी लिखा हुआ है, ए की बी से दूरी तथा बी के सापेक्ष ए की दिशा आपको क्रमशः बी के सापेक्ष, यानी कि बी यहां पर खड़ा हुआ है, इधर देखिएगा तो कौन सी दिशा होगी? तो यहां पर देखिए इस प्रकार की दिशा निकल के आ रही है, यानी कि दक्षिण पूर्व दिशा पर वो रहेगा। और दक्षिण पूर्व दूसरे नंबर पर भी है और तीसरे पर भी, यानी कि पहला और चौथा विकल्प आपका गलत होगा, दूसरे और तीसरे में सही आंसर होगा। यहाँ पर देखिए ट्रिक मैंने आपको बताई थी किस प्रकार आप हल करेंगे। करनी में आपको किसको लिखना है? जो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, यानी कि 120 है तो इसका 120 का हम वर्ग कर लेंगे और 50 लिखा हुआ तो 50 का भी हम यहाँ पर वर्ग कर लेंगे। सभी का वर्ग करना है और क्या करना है? जोड़ देना है। यहाँ पर भी ध्यान देना है आपको। तो 120 का वर्ग होता है 1440 प्लस 50 का होता है 2500 और ये किस में है? करनी में है। 1440 और 2500 को जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा? लगभग 16,900 होगा। और 16,900 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? तो वो होता है आपका 130। तो ये 130 क्या है? 130 मीटर है और दक्षिण पूर्व है। तो 130 मीटर दक्षिण पूर्व आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। इस प्रकार से आप आसानी से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। चलिए फिर से सलाद से संबंधित प्रश्न पूछा गया। सलाद के विषय में निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। सलाद भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग 22 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटकता है। तो बिल्कुल सलाद भालू जैसा दिखता है, लेकिन 22 घंटे नहीं सोता है। कितना सोता है? 17 घंटे सोता है। तो पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। सलाद चिंपांजी वनमानु जैसा दिखता, बिल्कुल नहीं दिखता है। सलाद चिंपांजी ये भी गलत है। सलाद भालू जैसा दिखता है और दिन में लगभग 17 घंटे वृक्ष की शाखा पर उल्टे से लटक कर सोता है, ये आपका बिल्कुल सही है। और इसके बारे में आपको मैं संपूर्ण जानकारी थोड़ी देर पहले ही दे चुका हूं। तो चौथा वाला विकल्प आपका सही होगा। जब किसी एक कपड़े पर धूल को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, तो इसकी जो पृथक्करण की प्रक्रिया है उसे क्या कहेंगे? निस्यंदन कहेंगे, चालन कहेंगे, अवसाद कहेंगे या फिर निस्तारण कहेंगे। इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें सीटेट के 30 प्रश्न आपको दिए थे, उसमें इस प्रश्न को रखा गया था और आपको समझाया भी गया था। इस क्रिया को क्या कहेंगे? निस्यंदन कहेंगे। जब किसी एक कपड़े पर दूध को उड़ेलते हैं, मलाई उस पर ही रह जाती है, तो इस प्रक्रिया को, इस पृथक्करण को निस्यंदन कहेंगे। चलिए
अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे की जमाली दरवाजे की दूरी कितनी है? 10.7 सेंटीमीटर जमीन पर। इन दोनों दरवाजों के बीच की कम से कम दूरी इसकी मीट्रिक आपको बताई थी, देखिए किलोमीटर में है, इन्होंने सेंटीमीटर और मीटर में दिया हुआ है। जो अंक यहाँ पर दिए हुए हैं उनको आपको क्या करना है? गुणा कर देना है। जैसे कि 110 दे रखा है, यहाँ पर 110 दिया हुआ है और 10.7 दिया हुआ है, इसको हम क्या करना है? इसका हमें गुणा कर देना है। और गुणा हम यदि करेंगे 110 का 10.7 में तो आपका निकल के आएगा 1177। और 1177 किस में है? ये आपका मीटर में है, लेकिन यहां पर क्या पूछा गया है? किलोमीटर में। तो इसको किलोमीटर में हमें चेंज करना है, तो इसमें कितने का भाग देना होगा? 1000 का भाग देना होगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो यहां पर हम भाग देंगे तो 3 जीरो लगी हुई, 1 2 3 के बाद में हम क्या लगा देंगे? यहाँ पर दशमलव। तो 1.177 आपका सही आंसर होगा, यानी कि दूसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 3 राज्यों का वह समूह जिनके किनारे पर बंगाल की खाड़ी के जो राज्य हैं वो बसे हुए हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, इनके बारे में आपको बता चुका हूँ, थोड़ी देर पहले ही बताया हुआ हूँ, तो यहाँ पर समझाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ। वो है आपका ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के साथ साथ बंगाल की खाड़ी की सटे जो भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है, उड़ीसा भी है, आंध्र प्रदेश भी, तमिलनाडु भी है, पुडुचेरी भी है और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये सभी बंगाल की खाड़ी के ऐसे सटे हुए यानी किनारे से लगे हुए राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अरब सागर के बारे में भी आपको बता चुका था। अरब सागर के तट के साथ भारतीय राज्य कौन कौन से है? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप और दादर और नगर हवेली, ये सभी अरब सागर के तट के साथ भारतीय राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में है, इस राज्य के सापेक्ष किस दिशा में हमारे देश के सर्वाधिक घने जंगल है? ठीक उत्तर में, उत्तर पूर्व में है, उत्तर पश्चिम में है या फिर दक्षिण पश्चिम में है? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो भारत है इसमें मध्य प्रदेश ही एक ऐसा राज्य नहीं है जहां पर कि सर्वाधिक घने जंगल पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के साथ साथ सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, झारखंड में और पश्चिम बंगाल भी एक ऐसे राज्य जहां पर घने जंगल पाए जाते हैं। लेकिन यहां पर मध्य प्रदेश की बात की जा रही है, सही आंसर आपका यहां पर होगा उत्तर पूर्व। मध्य प्रदेश में, इस राज्य में जो सापेक्ष की दिशा में हमारे देश में सर्वाधिक घने जंगल है, तो ये उत्तर पूर्व में होंगे। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी 8600 मीटर है, 8850, 8950 या फिर 8990। मैंने वहां पर आपको बताए थे 8848 मीटर, लेकिन यहां पर तो दी ने रखी है, तो उसके अराउंड जो यानी कि उसके जो पास वाले जो मीटर है या फिर जो पास वाली जो संख्या है उसको आपको सही मान लेना है, यानी कि 8850 मीटर यहां पर आपका सही विकल्प होगा, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, टूटता तारा होता है, क्या होता? तारा होता है, धूमकेतु होता है, उल्का होता है या फिर क्षुद्र ग्रह होता है? तो जो टूटता तारा है ये एक प्रकार का उल्का पिंड होता है। क्या होता है? उल्का पिंड। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, खेजड़ी। खेजड़ी वृक्ष के बारे में आपको दिए गए कथनों पर विचार करना है और आपको कूट में आंसर देना है। यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है, बिल्कुल सही है, ये रेगिस्तान क्षेत्रों में ही पाया जाता है। इसे उगने के लिए अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल है, जहां पर रेगिस्तान होता है वहां पर पानी कम होता है और उसको अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। यह वृक्ष अपने तने से जल संचित करता है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है, ये किसमें होता है? जो रेगिस्तानी ओक का पेड़ होता है उसमें होता है, खेजड़ी वृक्ष में नहीं होता है। चौथा विकल्प है आपका, इस वृक्ष की छाल का उपयोग दवाई के बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी पर कीटों का प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल सही है, आपका फोर्थ वाला विकल्प सही होगा। इस वृक्ष में बहुत कम पत्तियां होती, तो ऐसा नहीं है, इसमें भरपूर पत्तियां होती, इसके नीचे वहां के जो लोग होते हैं वो बैठते हैं, छाया प्रदान करता है खेजड़ी वृक्ष। तो यहाँ पर आपका ई वाला विकल्प गलत होगा, यानी कि सही कौन सा होगा आपका? ए, बी और डी। तो ए, बी और डी कौन से विकल्प में होगा? पहले वाला विकल्प में, और यही आपका सही विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका,
किसी छात्र नीचे दी गई कथन पर विचार कीजिए, मैं जिस क्षेत्र से आया हूं। यहाँ पर देखिए घर के बारे में बताया जा रहा है और ये जो घर है ये कहाँ पर है, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। वहां बारिश बहुत कम होती। कौन सा राज्य जहां पर बारिश बहुत कम होती? 4 विकल्प इसमें से देखिएगा। गर्मी बहुत पड़ती वहां पर। हमारे घर मिट्टी के बने होते, थोड़ी देर पहले बताया था कि जहां पर मिट्टी के घर होते हैं वो कौन सा राज्य है। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें मिट्टी से ही पोतकर सुंदर किया जाता है। घरों की छतें कटीली झाड़ियां से बनाई जाती है। यहाँ छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आया है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये जो घर है जहां पर बहुत कम बारिश होती है, यहां से समझ जाइएगा सबसे कम बारिश कहां पर होती है, राजस्थान में होती है। और यहाँ के घर किससे बनाए जाते हैं? मिट्टी से बनाए जाते हैं। तो यहां पर सही आंसर आपका क्या होगा? तीसरा वाला होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, किसी सभा में अपना परिचय देते समय किसी छात्र ने के कथन पर विचार कीजिए कि मैं जिस जगह से आया हूं वहां के अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी पकी मछली खाना पसंद करते हैं। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कहां के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और इसके बारे में थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। यह छात्र किस जगह से आया हो सकता है? गोवा, केरल, कश्मीर या फिर मिजोरम। मैंने आपको बताया था कश्मीर। कश्मीर राज्य के जो लोग होते हैं वो सरसों के तेल में पकी गई मछली को खाते हैं, ये जम्मू कश्मीर के लोग होते हैं। केरल की हम बात करें, केरल के बारे में थोड़ी देर पहले हमने बताया था टेपियोका और नारियल के बारे में। उसके बाद में गोवा के बारे में भी आपको बता चुके हैं। जो गोवा के लोग होते हैं वो नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं। और एक और मिजोरम के बारे में आपको पता ही है। और हांगकांग के बारे में आपको बताया था कि हांगकांग के जो लोग हैं पका हुआ सांप या फिर जो उसका सूप होता है वो खाते हैं, पीते हैं, उसको क्या कहते हैं? लिंग हु फेन कहते हैं। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों तीनों के बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। राइट आंसर यहाँ पर आपका तीसरा वाला होगा। चलिए निम्नलिखित में से सही कथन को आपको चुनना है। देखिए ये जो कथन दिए हुए हैं हाथी के बारे में दिए हुए हैं और हाथी के बारे में आपको सारी जानकारी होना चाहिए। और वैसे मुझे जहां तक लगता है हाथी के बारे में आपको सभी जानकारी होगी। तो यहाँ पर आपका विकल्प है, कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल 200 किलोग्राम से भी अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। तो ऐसा नहीं है। ये कितना खाता है? 1 क्विंटल खाता है, यानी कि 100 किलोग्राम, 200 नहीं खाता है। इसलिए पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका गलत होगा। चलिए अत्यधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करते हैं। तो ऐसा नहीं है। ये मात्र 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। अधिकांश जो हाथी होते हैं ज्यादा आराम नहीं करते। कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे ही मात्र ये जो हाथी होते हैं वो सोते हैं। यहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का जो भार होता है सामान्यतः लगभग 200 किलोग्राम का होता है। बिल्कुल सही है, 200 किलोग्राम का ही होता है। और अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं। तो ये वाला आपका गलत होगा। ये कितने घंटे सोते हैं? 2 से 4 घंटे सोते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला विकल्प आपका गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। कौन सा सही होगा? आपका तीसरा वाला विकल्प होगा। यहां तक कि 3 महीने की आयु के हाथी के बच्चे का जो भार है वो सामान्यतः कितना होगा? 200 किलोग्राम होगा। कितना सोता है हाथी? 2 से 4 घंटे सोता है। और ये एक दिन में 1 क्विंटल यानी कि 100 किलोग्राम से अधिक हरे पत्ते और झाड़ियां खाता, ना कि 200 किलोग्राम। तो तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक समूह को चुनिए जिसका प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। पुनः चक्रण, ध्यान दीजिएगा, पुनः चक्रण के पश्चात किया जाता है। वो क्या है? पॉलिथीन बैग, कागज, बैटरी, मोबाइल फोन है, चादरें, समाचार पत्र, प्लास्टिक बोतल, बैटरी है, लोहे की कीले, कांच की बोतल, स्टील मग, गत्ते का डिब्बा है, चमड़े का बैग, लकड़ी का मेज, प्लास्टिक फूलदान, चादरें है। यहाँ पर आपका सही आंसर होगा लोहे की कील, कांच की बोतल, स्टील मग और गत्ते का डिब्बा। ये सभी का प्रयोग पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करना है। एक तरफ कॉलम लिखा हुआ है, एक कॉलम फर्स्ट है, दूसरा कॉलम सेकंड है। जो छोले भटूरे है ये कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है, कहाँ का व्यंजन है, इस प्रकार से आपको बताना है। तो तीनों के बारे में आपको बता चुका हूं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। छोले भटूरे, देखिए छोले भटूरे की हम बात करें तो जो छोला भटूरा है ये कहाँ का लोकप्रिय व्यंजन है? तो ये पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का। तो इस प्रकार से आप इसको मिलान कर सकते हैं। छोला भटूरा यानी कि एक का क्या होगा? ई होगा। नारियल डली करी के साथ उबला टेपियोका, ये कहां पर खाया जाता है? इसके बारे में आपको पता होगा। ये केरल में खाया जाता है। सरसों के तेल से बनी पकी मछली, ये कहाँ खाई जाती है? तो ये कश्मीर में खाई जाती है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। नारियल के तेल में बनी पकी हुई मछली, ये कहाँ खाई जाती है? तो ये गोवा में खाई जाती है। तो इसके अनुसार आप देखें तो चौथा विकल्प आप देखेंगे पहले का ई होगा।
दूसरे का बी होगा, तीसरे का डी होगा और चौथे का ए होगा। इस अनुसार आपका जो फोर्थ वाला विकल्प है वो सही होगा। इस प्रकार के प्रश्न भी सीटेट एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर के आगे के जो दांत है उनकी पूरी जिंदगी बढ़ता रहते हैं, उनके आगे की जो दांत है पूरी जिंदगी बढ़ती रहती है, इसलिए वो कुतरते रहते हैं। बिल्ली, गिलहरी, सांप या फिर बाघ? तो वो गिलहरी है। गिलहरी एक ऐसा जानवर है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तो वो इसलिए आपने देखा होगा गिलहरी को कि वो हमेशा कुतरती रहती है कि जो आगे के उसके जो दांत है वो बढ़ते ना रहे, इसलिए वो हमेशा किसी न किसी चीज को कुतरती रहती है। तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषता आपको बतानी है। पहला है केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। ये जो मक्खियां होती है उसमें जो रानी मक्खी है वही अंडे देती है, तो पहला वाला विकल्प है आपका बिल्कुल सही होगा। दूसरा विकल्प है आपका नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती है, तो यहाँ पर सॉरी जो नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं होती, बिल्कुल सही है। सभी मादा मक्खी अंडे देती है, सभी मादा मक्खी अंडे नहीं देती है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ वाला विकल्प सही होगा। जो कार्यकर्ता मक्खी होती है भोजन की खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और डी आपका सही होगा। ए, बी, डी कहाँ पर है? तीसरे वाले विकल्प में है और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका वन भूमि और उसमें होने वाली उपज पर अधिकार हो जाता है। यहाँ एक्ट लिया गया है, वन एक्ट अधिकार 2007 से लिया गया है, 1927 से लिया गया है, 1988 से या फिर 2019 से। याद रखिएगा जो ये एक्ट है ये कहाँ से लिया गया है? ये वन एक्ट के अधिकार 2007 यानी कि 31 दिसंबर 2007 जो वन एक्ट का अधिकार है उससे लिया गया है। और इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? आपका पहला वाला होगा। वन एक्ट के अधिकार 2007 से ये लिया गया है। चलिए झूम खेती के बारे में आपको सभी को पता होगा। ये जैव खेती है, काट और दंग खेती है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग या फिर रासायनिक खाद का सीमित उपयोग है। तो यहाँ पर झूम खेती क्या है? काट और दंग खेती यानी कि स्लेश एवं बर्न कृषि या फिर इसे आग प्रति कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये किस शोध के लिए इनको मिला था? डेंगू मच्छर से फैलता है, मलेरिया मच्छर से फैलता है, चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है या फिर प्लेग पिस्सुओं से फैलता है? तो ये इनको दिया था मलेरिया मच्छर से फैलता है शोध के लिए इनको रोनाल्ड रॉस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए अगला प्रश्न है, सिनकोना पेड़ के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़, छाल, पत्ते या फिर बीज? सभी को पता है, सरल सा प्रश्न है। सिनकोना पेड़ के छाल भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है। सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? कसक, विषदंत, कृतक या फिर छेदक या फिर सल्क? तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सांप के जहरीले दांत जो होते हैं उसे क्या कहा जाता है? विषदंत कहा जाता है। विषदंत सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं होता? देखिए जहरीला कौन सा नहीं होता इसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए भारत में कितने प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं? 4 प्रकार के, जिसमें आपका जो भारतीय सेल अजगर पाइथन है ये जहरीला नहीं होता, बाकी दुबैया, अफाइया और करेत ये जो 3 प्रकार के सांप है ये भारत में जहरीले सांप होते हैं। भारतीय सेल अजगर ये नहीं होता, पाइथन जिसको कहा जाता है। तो तीसरा वाला जो विकल्प होगा ये आपका सही आंसर होगा। चलिए वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में रिक्त स्थान उपयोग होता है। क्या होता है? फीताकृमि होता है, जोक होता है, केचुआ होता है या फिर अंकुश कृमि हुकवर्म होता है। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसमें केचुए का उपयोग होता है जिससे किसान का मित्र भी कहा जाता है। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलती है? भेड़, ऊंट, बकरी या फिर एल्पेका? इसके बारे में पश्मीना ऊन के बारे में, पश्मीना जो बकरी होती है उसके बारे में आपको सभी को पता होगा। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? तो ये बकरी से मिलता है। सॉरी अगला प्रश्न है आपका, अधूरे जल जीवाश्म ईंधन से फैलता है। किस जीवाश्म ईंधन से फैलता है? अधूरे जल CO से फैलता है, CO2 से फैलता है, SO2 से फैलता है या फिर NO से फैलता है? तो याद रखिएगा ये CO से फैलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अधूरे जल जीवाश्म ईंधन फैलता है। तो यहाँ पर पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा
पौधे के आकार में दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्या वो कहलाती, नैनो सिंचाई कहलाती, माइक्रो लघु सिंचाई, फेमटो सिंचाई या फिर ट्रिप सिंचाई। देखिए पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण गलियों से पानी सीधे पौधों के आधार पर दिया जाता है, पौधों में दिया जाता है, वो क्या कहलाती, तो याद रखिएगा वो ड्रिप सिंचाई कहलाती। क्या कहलाती, ड्रिप सिंचाई, जिसे बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है। सभी को पता है, 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वो घटपर्णी पौधा है जो कि कीटों को अपनी जाल में फंसाता है और खा जाता है। चलिए, और ऐसा क्यों करता है, ये अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए करता है, क्योंकि जहां पर ये पैदा होता है, जहां पर ये पौधा, वहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है और उसको पूरा करने के लिए ये कीटों को अपने जाल में फंसाता है और खा जाता है। चलिए, वर्षा में पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना कहलाता है। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन करना या फिर वर्षा के पानी का संचयन करना, तो ये कहलाता है वर्षा के पानी का संचयन करना। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं। यहाँ पर देखिए मच्छरों से कौन से रोग फैलते हैं, तो यहाँ पर मलेरिया, निमोनिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा जो निमोनिया है दोस्तों, ये मच्छरों के काटने से नहीं फैलता, बाकी मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया। ACOD, तो ACOD आपका तीसरा वाला विकल्प है, बिल्कुल सही होगा। लखनऊ रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की जो बीच की दूरी है वो कितनी है, 504 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को 7 घंटे में तय करती है। इस रेलगाड़ी के मीटर प्रति सेकंड में आपको आंसर देना है। दिया क्या है आपको यहाँ पर, किलोमीटर में और घंटे में दिया हुआ है। चाल पूछी गई है, देखिए चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। सबसे ज्यादा चाल पूछी गई है इस सीटेट एग्जाम में, तो दूरी बटे समय, इस सूत्र को याद कर लेना। दूरी कितनी है, 504 है, और यहाँ पर समय कितना, 7 है। अपन यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार कटेगा, नहीं 7 7 बार कटेगा, और एक बचेगा 7 दूने 14, यानी 72 बार ये कटा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पर आपका जो दूरी है, सॉरी चाल है, वो आएगी। लेकिन यहाँ पर पूछा प्रति सेकंड में गया, मीटर प्रति सेकंड में पूछा गया है, तो 72 को हम किस में भाग देंगे, 5/18 में। तो यहाँ पर क्या आएगा, 18 चुक कितने होते हैं, 72, 5 चुक 20 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर सही आंसर होगा, यानी कि फोर्थ वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। कोई बच्ची एक्स पर है और वहां अपनी सहेली के साथ जो वाई पर स्थित है के साथ खेलना चाहती है। इसके लिए पहले वहां ओ पर पहुंचती है जो एक्स के ठीक दक्षिण में 40 मीटर की दूरी पर है। इसके पश्चात वहां ठीक पूर्व दिशा में 30 मीटर दूरी तय करके ओ से वाई पर पहुंचती है। आपको बताना क्या है, वाई से एक्स की दूरी बताना है, साथ में वाई के सापेक्ष एक्स की दिशा भी ज्ञात करना है। थोड़ा सा गला खराब है, थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिशा ज्ञात करने के लिए आपको क्या बताया था, एक डायग्राम बताया था, सभी को पता हो। ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, इधर दक्षिण होता है, इधर पूर्व होता है, उधर पश्चिम होता है। ये डायग्राम सभी को पता होगा, इससे आप दिशा ज्ञात आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स के ठीक दक्षिण, तो हम एक्स को क्या मानेंगे, यहाँ पर मेन बिंदु मानेंगे। दक्षिण की तरफ जा रहे हैं 40 मीटर, तो नीचे हम दक्षिण 40 मीटर कर लेंगे। उसके बाद में वहां ठीक पूर्व दिशा में, पूर्व किधर है आपका, इधर पूर्व आप देखेंगे कितना चल रहा है, 30 मीटर। और ये कहां पर पहुंच जा रहा है, एक्स ऊपर आएगा और ओ से सीधा कहां पर चला जाएगा, वाई पे। तो आपको ये वाई से एक्स की दिशा ज्ञात करनी है। वाई से एक्स की, यहाँ पर वाई पर एक सहेली खड़ी हुई है, तो ये कहां पर जा रही है, एक्स की तरफ मुंह करा हुआ है, तो ये दिशा कौन सी, ये आपको ज्ञात करना है। देखिए यहां से चल रहा है तो इस साइड जा रहा है, ये जो दिशा है, तो ये कौन सी दिशा होगी आपकी, उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम कहां पर है, देखिए पहले वाले विकल्प में है और फोर्थ वाले में, यानी कि दूसरा और तीसरा विकल्प आपका गलत होगा। अब एक मैंने ट्रिक बताई थी आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने की, कि जो यहां पर आपके सामने अंक दिख रहे हैं उसको किस में लिखना, आपको करनी में लिखना है। यहाँ पर थोड़ा सा जगह कम है तो यहाँ पर छोटे छोटे अक्षरों में लिखूंगा, ध्यान दीजिएगा। आप यहाँ पर 30 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर प्लस 40, यानी कि अपन 4 और 0 बाद में लगा सकते हैं। तो ये आप 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 3 का क्या होगा 9, तो आप यहाँ पर 900 कर सकते हैं क्योंकि 2 0 लगानी पड़ेगी बाद में। और 4 का 16 यानी कि 1600 है ना, ये करनी में है। 1600 और 900 कितना होता है, 2500 होता है। और 25 का किसका वर्गमूल है ये, तो ये किसका होगा आपका 50 का। 50 × 50 करेंगे तो आपका कितना आएगा, 2500 आएगा। तो 50 आपका यहाँ पर आ चुका है और यहाँ पर क्या आया था आपका उत्तर दक्षिण। तो 50 मीटर उत्तर दक्षिण कहां पर है, पहले वाले विकल्प में। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। इस प्रकार से इस सवाल को आप हल कर सकते हैं।
चलिए अगला प्रश्न है स्लोथ के बारे में। देखिए स्लोथ के बारे में आपको सारे प्रश्न हम बता चुके हैं, तो यहां पर समझाने की आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि होगी। स्लोथ के बारे में पूछा गया है कि दिए गए कथनों में से सही कथन कौन सा है। स्लोथ लगभग 40 वर्ष तक जीते, बिल्कुल सही है। अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ करते, कितने वृक्ष पर घूमता? मात्र 7 से 8 वृक्षों पर, 7 से 8 वृक्ष। तो ये पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते, बिल्कुल गलत है। कितने वर्ष तक जीते हैं? 40 वर्ष तक जीते हैं। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते, बिल्कुल सही है। अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने की तकलीफ उठाते, तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही है। चौथा हम देख लेते हैं। स्लॉथ लगभग 8 वर्ष जीता है, थोड़ा उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पर पहला, दूसरा और चौथा आपका गलत रहेगा, तीसरा वाला विकल्प सही होगा। चलिए, जंगलों के ज्यादा कटने से निम्न में से क्या स्थितियां संभावित होगी? यदि जंगल ज्यादा कट रहे होंगे तो वहां पर स्थिति क्या होगी, ये आपको बताना है। यहाँ पर 4 विकल्प है, कूट में आपको आंसर देना है। आसपास की जगह ज्यादा ठंडी होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वर्षा जल का रिसाव कम होगा, बिल्कुल सही है। बहता वर्षा जल मृदा को बहा ले जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। भूम जल का स्तर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। तो बी और सी आपका सही आंसर होगा। तो पहले में ए बी लिखा हुआ, सी डी, ए बी सी डी या फिर बी डी, तो यहाँ पर बी डी विकल्प नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है। बी और सी, तो बी सी आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, यानी कि 4th वाला विकल्प सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकोंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। 1 सेंटीमीटर कितनी जमीन पर दर्शाता है? 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे से पटना की दी 15.4 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच की कमी से कम जो दूरी है उसके बारे में यहाँ पर दूरी लिखा हुआ है। कम दूरी कितनी होगी ये आपको बताना है। 16.94, 4 विकल्प दिए हुए हैं। इस प्रकार के प्रश्न हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, जो यहाँ पर अंक दिए हुए हैं उनको आपको गुणा कर देना है। जैसे 110 मीटर दे रखा है और 15.4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका हमें गुणा कर देना है। और गुणा करेंगे तो आपका कितना आएगा? 1694 आएगा। कितना? 1694। तो ये किस में आएगा? आपका मीटर में आएगा। किस में आएगा? मीटर में। लेकिन यहाँ पर किलोमीटर में आंसर दे रखा है, तो किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे? 1000 का यहाँ पर भाग दे देंगे। 3 शून्य है तो 3 शून्य बाद हम दशमलव लगा देंगे, तो 1.694 आपका सही आंसर होगा। तो 1.694 कहाँ पर है? आपका तीसरे वाले विकल्प में है, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, मिजोरम के निकटवर्ती प्रतिवेशी देशों के बारे में आपको बताना है। 3 राज्यों के बारे में बताना है। मिजोरम से जो निकटवर्ती 3 राज्य है उसके बारे में आपको बताना है। असम, बिहार, छत्तीसगढ़ है। बिहार, छत्तीसगढ़, असम है। पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम है, या फिर त्रिपुरा, असम, मणिपुर है। तो यहाँ पर राज्यों के बारे में पूछा गया 3 राज्यों के जो कि मिजोरम के निकटवर्ती है, तो वो कौन से होंगे? आपके त्रिपुरा, असम और मणिपुर। ये 3 राज्य ऐसे हैं जो मिजोरम के निकटवर्ती है। यहाँ पर यदि अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले देश कौन से हैं जो कि मिजोरम से लगे हुए हैं, तो वो है आपका बांग्लादेश और म्यांमार। ये जो 2 देश मैंने आपको बताए हैं मिजोरम से निकटवर्ती देश है, तो इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, 4th वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य संघ शासित प्रदेश में पहाड़ों पर जंगलों के निवासियों की ग्राम सभा पंचायत एक विशेष सभा में लॉटरी निकालकर यह निश्चित करती है कि किस परिवार को उस साल खेती की कितनी जमीन मिलेगी? यानी कि वहां पर जो जमीन है वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी की नहीं होती। वहां पर हर वर्ष लॉटरी में जो टिकट होती है वो डालते हैं, जिसका नाम खुलता है उसको जमीन दे दी जाती है और वो खेती कर लेता है। वहां पर 1 साल के लिए होता है। तो वो कौन से राज्य में है? लद्दाख में है। कौन से राज्य शासित प्रदेश में? लद्दाख में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश में, या फिर झारखंड में। तो यहाँ पर आपका सही होगा, सही आंसर मिजोरम। याद रखिएगा, वो राज्य संघ शासित प्रदेश कौन सा है? मिजोरम में, यानी कि 2nd वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए, माउंट एवरेस्ट नीचे दिए गए किस देश का भाग है? देखिए, यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से 2 से 3 बार बता चुका हूँ कि जो माउंट एवरेस्ट है ये नेपाल देश का भाग है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा। सागर माथा के नाम से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जाना जाता है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई वगैरह में सब बता चुका हूं। भारतीय महिला पहली है जो माउंट एवरेस्ट पर पहला कदम रखा था, बछेंद्री पाल। इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपको जानकारी दी थी, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए सागर माथा के बारे में। चलिए, अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में उस परिवर्तन को पहचाने जिसे उत्क्रमित किया जा सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की परत बनाना, मोम का घोल बनाना,
दूध से पनीर बनाना या फिर गाय के गोबर से बायोगैस का बनाना। क्या यहाँ पर सही आंसर होगा? मोम का घोल बनाना। याद रखिएगा, जो मोम का घोल बनाना है इसे उत्क्रमित किया जा सकता है, यानी कि सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, वृक्षों की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए कौन सा वृक्ष? बरगद का। वृक्षों या फिर पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नीचे दिए गए विशिष्ट लक्षण पर आपको विचार करना है, यानी कि बरगद के वृक्ष के यहाँ पर 5 विकल्प दिए गए हैं। कौन सा सही है, कौन सा लक्षण सही है, इसके बारे में आपको कूट में आंसर देना है। पहला विकल्प है, जो बरगद होता है वृक्ष की लटकती शाखा जैसी दिखाई देने वाली, वास्तव में उसकी शाखा नहीं, क्या होती है? जड़ें होती हैं। बिल्कुल सही है पहला वाला विकल्प। जड़ों की लंबाई वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुना होगी, तो ऐसा नहीं है। जड़ों द्वारा वृक्ष को मजबूत खंभों की भांति सहारा देना, ये बिल्कुल सही है तीसरा वाला विकल्प। चौथा विकल्प है आपका, जड़ों द्वारा खाद्य सामग्री का भंडारण करना, तो ये आपका चौथा विकल्प गलत है। पांचवा विकल्प है, लटकती जड़ों का बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चले जाना। तो आपने बरगद का पेड़ देखा होगा कि पहले लटकते लटकते आती है, जमीन के अंदर चली जाती है। तो आपका जो तीसरा वाला पांचवा वाला विकल्प होगा ये भी सही होगा। लेकिन ए, सी और ई यहाँ पर बरगद के विषय में सही होगा। तो ए, सी और ई कहाँ लिखा हुआ? पहले वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, किसी विद्यार्थी द्वारा दिए गए कथन पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए कथन दिया गया है कि मैं जिस जगह से आई हूँ वहाँ एक पहाड़ी इलाका है जहाँ बहुत बारिश होती। देखिए प्रश्न फिर से पूछा गया है, जहाँ पर बहुत बारिश होती है वो कौन सा इलाका है? और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंड अधिक होती है तो हमें धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे घर पर तथा लकड़ी से बने होते हैं। हमारे घर किस पर बने होते हैं? इनके लकड़ी से बने होते हैं। छात्र कहाँ से आई हुई है? 3 सुखिया ने असम से आई हुई है, तमिलनाडु से आई हुई है, हिमाचल प्रदेश से या फिर राजस्थान से। आपको सही आंसर का चयन करना है। तो याद रखिएगा कहाँ से आई हुई है? मनाली हिमाचल प्रदेश से आई हुई है। और राजस्थान में मैंने आपको बताया था, राजस्थान में कौन से घर बनाए जाते हैं, थोड़ी देर पहले बताया था, मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर यहाँ क्या होगा? आपका मनाली होगा। मनाली में ज्यादा बारिश भी होती है और वहां पर ठंड भी पड़ती है। चलिए, आपके मित्र कमजोर दांत और हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहती है। उनके उभरने, यहाँ पर उभरना लिखा हुआ है, उभरना या फिर उभरने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प सर्वोत्तम होगा? यदि आपका मित्र है जिसके कमजोर दांत है, हड्डियों के कारण अस्वस्थ रहता है वो, तो उसके लिए क्या अच्छा है, क्या खाना चाहिए उसको, इसके बारे में यहाँ पर बताना है। चावल, नींबू, आंवला, गुड़, घी, दाल, रोटी, चावल, दूध, सब्जी, पालक, फल या फिर तेल, अंडा, चावल, रोटी। तो उसको क्या खिलाना चाहिए? विकल्प सर्वोत्तम क्या होगा? दूध, सब्जी, पालक और फल। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है आपका मधुमक्खी से संबंधित, और मधुमक्खी से संबंधित आपको जो कथन है वो सभी बता चुका हूं। देखिए मधुमक्खी के छत्तों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर आपको विचार करना है। पहला विकल्प है, यहाँ पर देखिए 5 विकल्प दिए हुए हैं और कूट में आपको आंसर देना है। यहाँ पर जो पहला विकल्प है, प्रत्येक छत्तों में बहुत सी रानी मधुमक्खियां होती जो अंडे देती हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए बहुत सी रानी मक्खियां नहीं होती, एक ही रानी मक्खी होती जो कि अंडे देती है। दूसरा विकल्प है आपका, प्रत्येक छत्ते में ही नरम होते हैं। प्रत्येक छत्ते ही नरम होते हैं, तो बिल्कुल सही, प्रत्येक छत्ते नरम होते हैं। दूसरा विकल्प, छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां भी होती है जो शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करती है। यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प भी सही है। छत्ते में बहुत सी काम करने वाली मक्खियां होती है जिनका काम क्या होता है? शहद के लिए फूलों का रस एकत्र करना होता है। यहाँ पर आपका 4th विकल्प है, यदि काम करने वाली मक्खियां ना हो तो छत्ता और शहद नहीं बन सकता। बिल्कुल सही है। यदि काम करने वाली मक्खियां ही नहीं होगी तो छत्ता कैसे बनेगा, शहद कैसे आएगी उसमें? तो चौथा वाला विकल्प भी आपका सही होगा। 5वां देख लेते हैं, नर मक्खी छत्ते के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये रस वाले फूलों को खोजने की सहायता करती है। तो ऐसा नहीं है, नर मक्खी छत्ते के लिए इतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो आपका सही विकल्प क्या होगा? बी, सी और डी। तो बी, सी और डी किसमें है? आपका 4th वाले विकल्प में देखेंगे तो सही विकल्प आपको मिल जाएगा और यही आपका सही विकल्प होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, नीचे दी गई उस विशेषता को चुनिए जो सभी जानवरों में पाई जाती हैं, जैसे कि कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली, शहद की मक्खी। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, इन पांचों में समानता क्या है? इन चारों विकल्पों में से आपको बताना है। शरीर को
सल्कों से ढका होता है भूमि पर तथा जल दोनों में रह सकना, अंडे देना या फिर जहरीले होना। तो याद रखिएगा कछुआ, अजगर, बाज, छिपकली और शहद की मक्खी ये सभी क्या देती है, मात्र अंडे देती है इन चारों विकल्पों में से, ये इनकी समानता है। तो यहां पर केवल सी आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका केंचुए के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए जो केंचुआ होता है, जो किसान का मित्र भी कहा जाता है, उसके विषय में यहाँ पर 5 आपको विकल्प दिए हुए, यहाँ पर ई विकल्प यहाँ पर लिखा हुआ है। इन 5 विकल्पों में से आपको सही कथन का चयन करना, कूट में आंसर देना है। पहला विकल्प है कि जमीन में ये जमीन में छेद बनाते रहते हैं जिसमें जमीन पोली हो जाती, बिल्कुल सही है। ये मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और इनके मल से मृदा उपजाऊ बनती, ये भी बिल्कुल सही है। ये अपशिष्टों को कंपोस्ट में परिवर्तन कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। ये जिस कंपोस्ट को बनाते हैं वह फैक्ट्री में बने उर्वरकों से महंगी होती है, डी वाला विकल्प भी आपका सही होगा। ई विकल्प पे रसायनों यानी कि पीड़क नाशियों का छिड़काव केंचुओं को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल प्रभावित करता है, तो आपका ई वाला विकल्प भी गलत होगा। ए, बी और डी सही होगा और ए, बी और डी आपका जो सेकंड वाले विकल्प में होंगे, तो सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए किस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े हैं, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया या फिर युगांडा। जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है किस प्रकार की है, गोल है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जो हमारे देश की व्यक्ति है वो इस प्रकार से सीधे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर जो सापेक्ष यानी कि इसके सामने की जो दिशा है वहां पर कौन से व्यक्ति हैं जो कि इस प्रकार से, यहां पर बना देता हूं अंदर, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार से उल्टे खड़े हुए। उल्टे कौन से व्यक्ति खड़े हुए सापेक्ष देश के, कौन से देश के, तो वो है अर्जेंटीना। पृथ्वी ग्लोब जैसी गोल है, नीचे दिए गए जो देश है उसमें अर्जेंटीना है। इस देश के व्यक्ति पृथ्वी पर हमारे सापेक्ष उल्टे खड़े, यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है पोचमपल्ली एक शहर है जहां के अधिकांश परिवार बुनाई का कार्य करते हैं और एक विशेष प्रकार का वस्त्र जिन्हें हम बुनते हैं पोचमपल्ली कहलाता है। यह शहर जहां सुंदर चमकता रंगों की साड़ियां बनती है, किस राज्य का भाग है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर तेलंगाना। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा तेलंगाना। याद रखिएगा ये किस राज्य का भाग है, तेलंगाना राज्य का भाग है। फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर नीचे प्याज की खेती के बारे में बताया गया है। प्याज की खेती करने की प्रक्रिया के कुछ चरण दिए गए हैं जो उचित क्रम में नहीं, यानी कि यहाँ पर 5 चरण दिए गए हैं, इसको हमको उचित क्रम में जमाना है और कूट में आंसर देना है। कि सबसे पहले हम जो प्याज की खेती करते हैं सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम गुड़ाई करते हैं, यानी कि ए यहाँ पर होगा आपका। उसके बाद क्या करते हैं, बीज बोते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप, खरपतवार हटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं आप, प्याज की ऊपर की सूखी पत्तियां को हटाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, प्याज को उखाड़ते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे तो बी, सी, ए, डी और ई जो क्रम है वो सही होगा और इस तरह से आपका जो सेकंड वाला विकल्प होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है किसी पुस्तक में गोलकोंडा के किले का मानचित्र दिया गया है और मानचित्र दिया गया है। इस मानचित्र की तली के पैमाना दिया गया है जिस पर लिखा है, पैमाना कितना बताया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। मानचित्र पर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गई दूरी कितनी है, 13.3 सेंटीमीटर है। इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी आपको बताना है लगभग। तो यहां पर मैंने क्या बताया था आपको कि इस प्रकार के प्रश्न आ जाएंगे तो आपको क्या करना है, जो यहाँ पर अंक दिए हुए हैं उनका आपको गुणा कर देना है। देखिए 110 × 13.3 आपका सही आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 110 × 13.3 करेंगे तो 1463 कितना आएगा, 1463 मीटर में आएगा। यहाँ पर देखिए एक चीज लिखी हुई लगभग बताना है, यहाँ कोई आपके 1463 कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट यानी लगभग आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए मीटर में दी हुई है और यहाँ पर किलोमीटर में दी हुई है, तो यहाँ पर कितने का भाग देंगे हम, 1000 का, यानी 3 जीरो 3 जीरो बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे, 1.463। इसके लगभग कौन सी दूरी होगी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1.463 क्या है, ये किलोमीटर में है और किलोमीटर में कौन सा होगा आपका 1.5, ये पास का है और तो यही आपका सही आंसर होगा। 1.463 के आगे क्या आएगा आपका 1.5 मीटर आएगा, किलोमीटर आएगा। तो सेकंड वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा।
नीचे दिए गए कथनों में से अल बरूनी जो एक विद्वान थे और जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण 1000 वर्षों से भी पूर्व किया था के बारे में आपको सही कथन बताना है कि आपका सही कथन क्या होगा। वहां एक यात्री थे जिन्होंने हमारे देश का भ्रमण किया और जो प्रेक्षण किया उसके बारे में लिखा। वहां अफगानिस्तान से आए थे, उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने देश से भिन्न लगी। उनकी पुस्तक से हम अपने देश के भूतकाल और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। या फिर उन्होंने विशेष रूप से हमारे देश के लोगों के तालाब बनाने में कुशलताओं का उल्लेख किया। यहां पर आपको बताना है सही कथन कौन सा है। तो यहां पर आपका सही कथन होगा ए, सी, डी और ई। जो है जो अल बरूनी है ये अफगानिस्तान से नहीं आए थे, इसलिए जो बी वाला विकल्प होगा वो आपका गलत होगा। ए, सी, डी और ई आपका सही होगा, यानी कि ए, सी, डी और ई यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, नीचे दिए गए जानवरों पर विचार करना है आपको। सांप, छिपकली, मेंढक, घड़ियाल जिसको हम मगरमच्छ कहते हैं। निम्नलिखित में से वहां विशेषता को चुनिए जो सभी जानवरों में पाई जाती है, यानी कि कॉमन जो चीज है वो क्या है। इनका 3 कोष्ठकों का हृदय होता है, ये अंडे देते हैं, ये जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं या फिर इनके शरीर सल्क से ढके होते हैं। तो इनमें सभी में समानता क्या है, ये सभी क्या देते हैं, अंडे देते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। यदि आप अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और भारत के मानचित्र पर अहमदाबाद और दिल्ली के बीच कोई सरल रेखा खींचती है तो अहमदाबाद से दिल्ली की दिशा होगी। तो यहाँ पर देखिए मैप होता तो मैं आपको समझा सकता था, लेकिन यहाँ पर मैप नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ठीक उत्तर, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम या फिर दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व। बी वाला विकल्प यानी कि सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, कोई एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है तो ट्रेन के मीटर प्रति सेकंड में चाल का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था, दूरी बटे समय। ये आपको रट लेना है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 144 है, किलोमीटर है, और दूरी कितनी है, समय कितना है 2 घंटे। 2 से हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 72 बार। 72 बार क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन आपको आंसर किस में देना है, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड आप कैसे निकालेंगे, 72 में किसका भाग देंगे, 5/18 का। 18 चौक कितने होते हैं, 72 होते हैं। 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। 20 मीटर प्रति सेकंड कहां पर लिखा हो, सेकंड वाला ने। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, मिजोरम में जब फसल का काम समान हो जाता है तो लोग एकत्र होते हैं, त्योहार मनाते ही एक साथ में खाना पकाते हैं और खाते हैं और मजे करते हैं, गाते हैं और नाचते भी हैं। उनके विशेष नाच का नाम यहाँ पर आपको बताना है, चेराव है, तोरंग है, हुड़ुक है या फिर झूम है। यहाँ पर देखिए मिजोरम में जब फसल का काम समान हो जाता है तब के बारे में पूछा गया और काफी बार ये प्रश्न पूछा गया है। सही आंसर आपका क्या होगा, चेराव। जो चेराव नृत्य है दोस्तों, यह नृत्य मिजोरम का पारंपरिक नृत्य है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। चलिए अगला प्रश्न आपका, पक्षियों में एक स्पीसीज यानी कि प्रजाति ऐसी है जिसका नर पक्षी सुंदर घोंसले बनाता है। यहाँ पर सुंदर सुंदर लिखा हुआ है, सुंदर सुंदर घोंसला लिखा हुआ, घोंसले बनाता है। मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से वहां उसे चुनती है जो उसे सबसे अच्छा लगता है और उसी में वो अंडे देती हैं। पक्षियों की इस जो प्रजाति है या फिर एनपेसिस है, इसका नाम क्या है, कोयल है, वीवर पक्षी, साकरखोरा या फिर बसंत कोरा। यहाँ पर वीवर लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा। तो वो पक्षी कौन सा होगा, वीवर पक्षी होगा, जिसे बया पक्षी के नाम से भी जाना जाता है। छोटी सी चिड़िया होती है। इसके जो नर पक्षी होते हैं वो बहुत सारे सुंदर सुंदर घोंसले बनाते हैं, लेकिन जो मादा पक्षी होती है उनमें से एक ही घोंसले को चुनती जो उसको अच्छा लगता है और उसी में वो अंडे देती है, वो बीवर पक्षी होते हैं। सेकंड वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी, सभी को पता है, सरल सा 6, 7, 9, 11। तो कितनी है, 9 है। कितनी है, 9 है। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 9 है। कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लिखने में ज्यादा समय खराब होगा, मैं आपको बोल के बता देता हूं, वैसे आपको सभी को पता होगा। पहला है अंडमान और निकोबार, दूसरा है चंडीगढ़, तीसरा है दमन और दीप, चौथा है दादर और नागर हवेली, पांचवा है दिल्ली, छठा है जम्मू और कश्मीर, सातवां है लद्दाख, आठवां है लक्षद्वीप और नवा है पुदुचेरी। 9 प्रकार के भारत के केंद्र शासित प्रदेश है जिनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। चलिए
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए जीव क्रमशः जंतुओं के किस वर्ग के हैं? छिपकली, चमगादड़, कलचीड़ी या फिर बिच्छू। तो जो छिपकली है ये क्या होती है? एक सरीसृप होती है। क्या है? सरीसृप। चमगादड़ क्या है? स्तनधारी है। कलचीड़ी क्या है? एक पक्षी है। और बिच्छू क्या है? एक कीट है। यानी कि जो चौथा वाला विकल्प होगा वो आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, आर्यनाथ एक सपेरा है, जब वह अपना वाद्य यंत्र बीन बजाता है तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर इधर उधर घुमाता है। सांप के वाद्य यंत्र यानी बीन पर अनुक्रिया करने का कारण आपको बताना है। बीन की मधुर गंध है। सांप का अपने बाहरी कानों द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे ही सुन सकता है। सांप की आंखों द्वारा दिन की गति का अनुसरण न करना या फिर बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। तो ये फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। आपको सभी को पता है कि सांप की आंखें नहीं होती, इसलिए वो जो कंपन होता है उसके शरीर में या फिर जो जमीन से होकर जो कंपन होता है उसके अनुसार वो प्रतिक्रिया करता है। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण, ये फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित का आपको मिलान करना है। स्थान है वो समान घर है, असम, लद्दाख, मनाली और राजस्थान। इसमें किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं इसके बारे में पूछा गया है, तो आपको सभी को पता होगा। सरल सा प्रश्न है। देखिए यहां पर असम में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं? तो असम में मजबूत बांसों के बने ढालू छतें वाले घर बनाए जाते हैं। लद्दाख में कौन से घर बनते हैं? तो लद्दाख में पत्थर के बने फर्श छतें लकड़ी की बनी होती हैं। और मनाली, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के घर होते हैं? तो इसमें पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें होती हैं। और राजस्थान में किस प्रकार के होते हैं? तो इसमें मिट्टी पर कटीले घर व झाड़ियों से बनी छतें होती हैं। तो ये जो घर हैं असम, लद्दाख, मनाली और राजस्थान, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा? 5 2 4 3। तो 5 2 4 3 कहां पर लिखा हुआ है? 5 2 4 3 आपका पहला वाला विकल्प यहां पर सही होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए घरों के प्रकारों में से उन्हें चुनना है आपको, जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले लोगों द्वारा बनाया गया है। सपाट छत वाले बांस के घर, सपाट छत वाले पत्थर या लकड़ी के घर, बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर या फिर मिट्टी और फूस के घर जिनकी ढालू छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती। यहाँ पर देखिए आपको वहां चुनना है विकल्प जिसे भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के गांवों में रहने वाले जो लोग हैं, वहां के लोग जो घर बनाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो वहां के जो लोग हैं वो बांस के खंभों पर बने ढालू छत वाले घर बनाते या फिर उसमें रहते। मैंने आपको बताया था कहाँ के लोग हैं ये, तो ये असम के लोग हैं। कहाँ के हैं? असम के लोग। यहाँ पर भारी बारिश होती है। मकान जमीन से लगभग कितने फीट ऊपर रहते हैं? 10 से 12 फीट और लगभग कितना? 3 से 3.5 मीटर ऊपर ये घर बनाते हैं। और यहाँ बारिश के दौरान घर को डूबने से ये बचाता है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? तीसरा वाला होगा। उस महिला वेट लिफ्टर का नाम आपको बताना है जिसने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में 29 मेडल जीते हैं। कितने? 29 मेडल। किसके द्वारा जीते गए हैं? वाहिदी प्रिज्म, सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल या फिर कर्णम मल्लेश्वरी। तो याद रखिएगा वह महिला कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में 29 मेडल जीते हैं। ये कहाँ के रहने वाले हैं? यदि पूछा जाए कि कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये आंध्र प्रदेश के। कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1 जून 1975 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान दीजिएगा, जन्म के बारे में पूछे या फिर राज्य के बारे में पूछे, दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, मेंढकों और कीटों को फंसाने और खाने या फिर पकड़कर खा जाने वाला घटपर्णी पौधा कहाँ पाया जाता है? थोड़ी देर पहले ही हमने इसके बारे में बताया था। 4 विकल्प पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कि कहाँ पर पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। यदि आपकी पुस्तक में किसी बड़े शहर का मानचित्र दिया गया है जिसके दाईं ओर के ऊपर वाले कोने पर मानचित्र का पैमाना इस प्रकार दिया गया है। मानचित्र का पैमाना किस प्रकार दिया गया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे के बीच की मापी गई दूरी कितनी है? 16.7 सेंटीमीटर है। तो इन दो स्थानों के बीच की वास्तविक लगभग दूरी कितनी होगी? यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि जो भी यहाँ पर आपके अंक हो उसका क्या करना है? आपको गुणा कर देना है। 950 लिखा है, 950 × 16.5 का आपको गुणा कर देना है। और गुणा आप करेंगे तो आपका कितना आएगा? 15,865। कितना आएगा?
15,865 आएगा। और यहाँ पर देखिए किलोमीटर में दिया हुआ है तो 1000 का आप यहाँ पर भाग दे देंगे तो 3 संख्या बाद यहाँ पर आप दशमलव लगा देंगे 15,865। तो 15,865 के नज़दीक की संख्या कौन सी है यहाँ पर 15.9। तो 15.9 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उन जिम्मेदारियों को चुनिए जिन्हें पर्वत रोहण या फिर जो माउंटेनियरिंग होते हैं इनके ग्रुप का जो लीडर होता है वो निभाता है। ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, तो ये कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो यहाँ पर जो आपका पहला वाला विकल्प होगा वो गलत होगा। उन प्रतिभागियों को रुकने के लिए कहना जो उचित प्रकार से चलने योग्य नहीं है, तो इस प्रकार का ये कारण भी लीडर निभाते नहीं है। इस प्रकार का कारण सामान उठाने में प्रतिभागिताओं की सहायता करना, बिल्कुल आप सामान उठाने में प्रतिभागियों की सहायता कर सकते हैं। अगला विकल्प है प्रतिभागिताओं के रुकने और विश्राम करने के लिए उचित स्थान, तो ये भी सही है। उचित स्थान देना लिखा हुआ है, उचित स्थान देखना या फिर देना। अगला विकल्प है जो अस्वस्थ है उनका ध्यान रखना और ग्रुप के लिए उचित भोजन की व्यवस्था करना, यह भी बिल्कुल सही है। तो सी, डी और ई, तो सी, डी और ई यहाँ पर सेकंड वाले विकल्प में आपको नजर आ रहे होंगे और यही विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किसी वृक्ष के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना। वृक्ष का नाम क्या है? इस वृक्ष का नाम क्या है? रेगिस्तान ओक। और रेगिस्तान ओक के बारे में आपको बता चुका हूं। इस वृक्ष की ऊंचाई समर्था कक्ष के कमरे की दीवार के बराबर होती दिखी। ये प्रश्न रिपीट हुआ है, फिर से पूछा गया सीटेट एग्जाम में, तो ये आपका सही विकल्प होगा। इस वृक्ष की जड़ें धरती के भीतर वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे जाती है, तब तक कि भू जल स्तर तक न पहुंच जाए, तो ये भी आपका सही होगा। यह वृक्ष अपने तने में जल एकत्र करता है, यहाँ पर एकत्र लिखा हुआ है, एकत्र करता है, बिल्कुल सही, एकत्र करता है। यह वृक्ष आबू धाबी में रेत के टीलों के पास पाया जाता है, तो आबू धाबी में नहीं पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पर देखिए ए, बी और सी आपका सही आंसर होगा, यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, कोई एक्सप्रेस ट्रेन नई दिल्ली से मुरादाबाद होकर लखनऊ जाती है। कहां पर जा रही है? ये लखनऊ जाती है। और इस मार्ग से होकर नई दिल्ली से लखनऊ की दूरी लगभग कितनी है? 504 किलोमीटर है। यदि यह ट्रेन इस दूरी को 7 घंटे में, कितने घंटे में? 7 घंटे में तय करती है, तो ट्रेन के मीटर प्रति सेकंड में आपको आंसर देना है और चाल ज्ञात करना है। चाल का सूत्र मैंने आपको क्या बताया था? दूरी बटे समय। दूरी कितनी है? 504 है और समय कितना है? 7 घंटा है। तो 7 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? 72 यहाँ पर किलोमीटर दे रखा है प्रति हॉर्स। उत्तर काय में पूछा गया है यहाँ पर आपको मीटर प्रति सेकंड में, तो इस पे हम किसका भाग दे देंगे? 72 में 5/18 का। 18 चौक 72, 5 चौक 20 यहाँ पर 20 लिखा हुआ है मीटर प्रति सेकंड। तो 20 मीटर प्रति सेकंड कहां पर लिखा हुआ? सेकंड वाले विकल्प में, और यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे जो भारत के राजस्थानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा क्या होगी? यहाँ पर नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा आपको बताने हैं, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, ठीक पूर्व या फिर उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, ग्रेगर मेंडल एक मंक मुनि थे जिन्होंने 28,000 मटर के पौधे के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यहाँ पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं, निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया गया है। नहीं पाया गया, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, बीजों का हरा या पीला होना ये पाया गया है, यानी कि जो नहीं पाया गया है उनके प्रयोग में वो आपको बताना है, तो बिल्कुल ये पाया गया है। बीजों का खुरदरा या चिकना होना, बिल्कुल। पौधों का लंबा या नाटा होना, बिल्कुल। ये तीनों प्रयोग उनके प्रयोग थे और उनके प्रयोग में पाया गया है। चौथा विकल्प है, अपनी पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बनता है। तो ये जो आपका फोर्थ विकल्प होगा ये आपका गलत होगा, याद रखिएगा। और इनको या एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आधुनिक अनुवंशिकी के जनक किसे कहा जाता है, तो वो मेंडल को कहा जाता है। ये आपको याद रखना इंपोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया था तो फोर्थ वाला विकल्प आपका सही होगा। नीचे दिए गए लक्षणों वाले पक्षी का क्या नाम है? एक पक्षी ऐसा जिसकी दुम पर पेशा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, वो कौन सा पक्षी है? शकरखोरा, विवर पक्षी, मोर है या फिर
बसंत गोरी है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? मोर। मोर एक ऐसा पक्षी है जिसकी दुम पर पैसा सिर से दुम तक दिखे नीला ही नीला, तो वो कौन सा पक्षी होगा? मोर। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी भी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है, आपको सभी को पता होगा। अगला और लास्ट प्रश्न है और सभी को पता है, भारत में कितने राज्य हैं? 22 है, 25 है, 27 है या फिर 28 है? भारत में कितने राज्य हैं? तो कितने हैं? 28 है। तो यहाँ पर आज के जो 100 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? देखिए, जो ऑनलाइन एग्जाम सीटेट की हुई थी उसमें 300 प्रश्न से ज़्यादा ही हमने लिए हैं। तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा होगा, आपने देखा होगा, लगभग ये 1.5 घंटे से ऊपर का वीडियो है। तो हम अगले जो प्रश्न है वो आगे के वीडियो में लाएंगे, यदि इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करते हैं। नए वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।